तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक सिंपल सा चैप्टर ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि सप्लाई सिस्टम। पहले सप्लाई सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन, ट्रांसमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल डिजाइन। फिर साथ में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरग्राउंड केबल, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये वाले पोर्शन को पहले करते हैं। तो चलिए जी, देखो बच्चों, सबसे पहले हमें जानना है कुछ बेसिक चीजें, और मैंने वो सारी चीजें जोड़ी है जहां से आरआरबी जा सकता है क्वेश्चन पूछने में। तो एडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम को समझिएगा कि भाई अगर हम डीसी सप्लाई सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। भाई हमारे पास में दो सिस्टम है बेसिकली। अगर बच्चों मैं सप्लाई सिस्टम को बताऊं आपको, तो सप्लाई सिस्टम हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीसी सप्लाई सिस्टम, और एक होता है, देखिए जी, एसी सप्लाई सिस्टम। तो ये तो टाइप ऑफ सप्लाई के आधार पर है। अच्छा जी, ये क्या है? टाइप ऑफ सप्लाई के आधार पर। फिर एक और होता है लाइन को बनाने के आधार पर। एक होता है ओवरहेड, और एक होता है हमारे पास अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम। एक हमारे पास फिर होता है ओवरहेड सप्लाई सिस्टम, और एक होता है बच्चों अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम। तो एक होता है ओवरहेड सप्लाई सिस्टम, और एक होता है अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम। तो पहले ये देखते हैं कि भाई डीसी सप्लाई सिस्टम के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो कि डीसी सप्लाई सिस्टम स्किन इफेक्ट, डीसी सप्लाई सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता। अभी बताऊंगा, सारी चीजें आ जाएंगी वन बाय वन। डीसी ट्रांसमिशन में जो कोरोना लॉस है वो एसी की तुलना में कम होता है। कितना कम होता है? देखो, जब हम डीसी की बात करते हैं तो जो पावर लॉस है वो एसी का डिवाइड बाय 3 होता है। डीसी में, डीसी सप्लाई सिस्टम में जो कोरोना पावर लॉस है बच्चों, ये कम होता है। चलिए, चार्जिंग करंट प्रेजेंट होता है। चार्जिंग करंट जिसको आप बोलते हो V² अपॉन X। तो ये चार्जिंग करंट प्रेजेंट होता है एसी में, डीसी में नहीं है। अब डीसी सप्लाई सिस्टम में कोई भी स्टेबिलिटी का इश्यू नहीं है, ये सिंक्रोनाइजेशन की डिफिकल्टी नहीं है। ये एसी सप्लाई सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। डीसी ट्रांसमिशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 कंडक्टर से भी बात बन जाती है, ओनली 2 कंडक्टर। ये और कई बार हम अर्थ को रिटर्न पाथ के रूप में इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो डीसी सप्लाई सिस्टम में अगर कुछ और चीजें भी मुझे माना इंक्लूड करनी होगी इसमें, तो मैं 6 नंबर पे कर सकता हूं कि नो इंटरफेरेंस विद नियर बाई कम्युनिकेशन लाइन। भाई नजदीकी कम्युनिकेशन लाइन के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखने वाला। फिर कुछ और ऐड ऑन करना है प्यारे बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूं कि नो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस प्रेजेंट। कोई भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई स्किन इफेक्ट है जी।
अच्छा, नो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रेजेंट। तो ये एसी के बेनिफिट है। बेटा देखो, जैसे बच्चे ने लिखा मुझे कि आई एम स्कोरिंग 91.96 इन मॉक प्रोवाइडेड बाय यू एंड फ्रॉम टेक्स्ट बुक 113 107 101, ये है। तो रियल मार्क्स जो आपके फिलहाल है वो बेटा 92 ही है। ये इसलिए कि जो टेक्स्ट बुक पर है क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत है, और बच्चा टेक्स्ट बुक से अपने नंबर को देखो, इसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे में ले लेना। आप सभी लोगों के लिए एक मेरी वार्निंग ये है कि यदि आप टेक्स्ट बुक में 110 स्कोर कर रहे हैं तो रियली में आप लेस देन उसमें से 12-15 नंबर कम कर लेना। इसका कारण है देखो, क्योंकि आप टेस्ट जितने भी आप एग्जाम देते हो सबके मॉक टेस्ट कहाँ लगाते हो? टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चंस का रिपीटेशन, और जब एक ही एप्लीकेशन पे लगातार आप कॉन्टिन्यूअस पेपर लगा रहे हो, ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, तो डेफिनेटली फिर नंबर तो बढ़ना ही है। तो रियल एनालिसिस वहाँ नहीं हो सकता। मतलब बहुत सीरियस है, इस बच्चे ने सही बोला, और मैं मतलब रियली बता दूं कि यदि आप टेक्स्ट बुक पे 100 नंबर कर रहे हो तो उसमें से 12-15 नंबर लेस देन कर लो, 100 में से लेस कर लो, तो रियल स्कोर फिर आपका 85-87 के लगभग मानो, क्योंकि आप कंटिन्यूअस उसी एप्लीकेशन पर ही तो पेपर दे रहे हो, तो क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसलिए बच्चों को मैं समझाता भी हूँ कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन आप उसे अगर अपना रियल स्कोर मानकर चलोगे तो दिक्कत है। अब जो पेपर मैंने दिया, जो पेपर हम लोगों ने दिया, वो पेपर आपको मिला एकदम नए सवालों वाला और लीक से मिलता जुलता, मतलब कि आपने उसके सवाल तो रिपीट होते नहीं, वो थे सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें, वो तो सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि पेपर के क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज भी चेंज करी है, और जो पेपर ये देते हैं मॉक हम लोग, बेटा वो मैं चेक करता हूँ, मैं इसमें कुछ ऊटपटांग चीज़ें भी डालता हूँ जैसे आजकल वर्तमान में है। तो रियल में देखो, आपके जो रियल एनालिसिस अगर मिलेगा तो वो टीचर के साथ में मिल सकता है, इन कंपनी के साथ में नहीं। तो अपना स्कोर वही माने, और अभी आपको मतलब स्कोर बढ़ाने की रियल में रिवीजन और प्रैक्टिस की बेटा सभी बच्चों को ज़रूरत है। ठीक है। और देखो, पढ़ने लिखने की बात में थोड़ा ना मैं तुम्हें डांटता हूँ, मुझे तो सही लगता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती तो किससे पूछोगे। मैं तो इसलिए बोलता हूँ, देखो बस 2-3 चीज़ें तो अवॉइड करनी होती है। जैसे ये बहुत लॉजिकली चीज़ था बच्चे ने लिखा, तो अगर अपनी पगलो तुम अपनी समस्या मेरे से डिस्कस नहीं करोगे पढ़ाई लिखाई की तो क्या करोगे बताओ। ऐसी चीज़ों को बोलता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि सर पेपर कब होगा, जैसे सर ये सब्जेक्ट करवा दो, तो इन चीज़ों को बोलता हूँ कि इन्हें अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें टीचर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई फिर एसी के क्या क्या फायदे हैं। देखो, मैंने इसमें डिसएडवांटेज इसलिए नहीं लिखे कि जो डीसी के ड्रॉबैक हैं वो कहीं ना कहीं एसी के एडवांटेज है, तो हमारा इन दोनों से कंपेयर करके काम चल जाएगा। तो हमने कहा डीसी सप्लाई सिस्टम में कम कंडक्टर मटेरियल की जरूरत होगी, नजदीकी कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं है, कम कोरोना पावर लॉस होगा, कम स्किन इफेक्ट होगा। अब एसी सप्लाई सिस्टम के समझते हैं कुछ क्या भावनाएं व्यक्त हो रही है। अब देखो, जो एसी वोल्टेज होती है उसे आसानी से ट्रांसफॉर्मर के द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लिया जाता है। बताओ होता है कि नहीं? लेकिन मजा आएगा आपको ना मशीन के बाद एक बार पावर सिस्टम को पढ़ने में, आज पूरा दिन मशीन के कंप्लीट रिवीजन में देना, तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत मजा आएगा पावर सिस्टम में। मतलब पूरा डिटेल में तो जान ही रहे हम, लेकिन रिवीजन में आपको रियल में आनंद आएगा। लेकिन ये बेटा स्टेप अप स्टेप डाउन आसानी से डीसी नहीं होता, तो डीसी का एक ड्रॉबैक था
कि डीसी इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं होता। अगर सेम रेटिंग के आप डीसी मशीन बनाने लग जाओ और सेम रेटिंग के एसी मशीन बनाओगे तो एसी मशीन सस्ती बन जाएंगी एज कंपेयर टू डीसी। तो एसी जनरेटर अल्टरनेटर सिंपल भी होंगे, क्या कहा, सिंपलर होंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे और लेस एक्सपेंसिव होंगे देन डीसी जनरेटर। ये कंपैरिजन किसके लिए लिखा है मैंने बच्चों, ये लिखा है फॉर सेम रेटिंग। ये किसके लिए लिखा है मैंने, फॉर सेम रेटिंग जी, समान रेटिंग के लिए। अच्छा, एसी मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर लेस मेंटेनेंस कंपेयर टू डीसी काउंटर पार्ट। तो बच्चों देखो, लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है, एसी में ज्यादा मेंटेनेंस, डीसी में कम मेंटेनेंस। एसी सिस्टम प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड ग्रिड कनेक्शन जी। जो एसी सिस्टम है वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन हो या ग्रिड कनेक्शन। क्यों, अरे सब तो एसी है, तो एसी में फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है। एसी सर्किट ब्रेकर और स्विच गियर डीसी के कंपैरिजन में सिंपल भी होते हैं और मोर कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। तो एसी में सर्किट ब्रेकर सिंपल होंगे और सस्ते होंगे एज कंपेयर टू डीसी, एज कंपेयर टू डीसी। तो ये हो गया जी, देखो कहानी एसी सिस्टम की। अब एसी के जो ड्रॉबैक है वो डीसी के एडवांटेज समझ लो, डीसी के जो ड्रॉबैक है वो एसी के एडवांटेज समझ लेंगे। आगे बढ़िए, देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में अंडरग्राउंड और ओवरहेड सप्लाई सिस्टम है। अब इन दोनों को समझिए जरा। जैसे अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम और ओवरहेड सप्लाई सिस्टम, तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो बेटा इंस्टॉलेशन कॉस्ट अंडरग्राउंड में तो हाई है भाई, क्योंकि आपको एक्सकवेशन वर्क यानी कि प्रॉपर आपको गड्ढा वड्ढा खोदना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद कंडक्टर को कई बार डक्ट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहां ज्यादा है। लेकिन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ये कम है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट आप देखते होंगे, हवा चली, तूफान चला, तार टूट गई, लेकिन वो बहुत सेफ है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ओवरहेड में बहुत हाई है और बच्चों यहां पर बहुत ही कम है। फॉल्ट डिडक्शन, तार टूटा दिख जाता है तो फॉल्ट डिडक्शन ओवरहेड में बहुत आसान हो जाता है, लेकिन फॉल्ट डिडक्शन यहां डिफिकल्ट हो जाता है जी। रिलायबिलिटी देखो बेटा, ये लेस रिलायबल है, कम विश्वसनीयता है ओवरहेड, लेकिन अंडरग्राउंड बहुत अच्छे रिलायबल है, मोर रिलायबल। देखो जी, विजुअल इंपैक्ट, ये तो विजिबल होता है। अब ये पता है आपको, ये दिखने वाला तो नहीं है। सेफ्टी देखा जाए तो ये सेफर है और ये लेस सेफ है, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरग्राउंड बढ़िया है, ओवरहेड उतना अच्छा नहीं है। अब देखो, अगर कोई मौसम की मैं बात करता हूं तो यार भाई, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, ये तो अफेक्टेड होगा ओवरहेड वाला। लेकिन जैसे बर्फबारी हो, ये अफेक्टेड होगा। अब जो जमीन के अंदर है भैया, उसे क्या लेना देना, तो नोट अफेक्टेड। इनिशियली सेटअप टाइम, ये बहुत जल्दी हो जाता है और इसमें सेटअप टाइम में समय लगता है। भैया इसमें अंडरग्राउंड में लो रिस्क है, ओवरहेड में हायर रिस्क है। अगर यहां पर देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, तो देखो मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। आपने कहा कि मुझे ये ट्रांसमिशन लाइन ना एक्सपेंड करनी है, तो ये बड़ा इजीली हो जाएगा, लेकिन वहां कोई फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी नहीं है, तो लेस फ्लेक्सिबल।
अगर हम ओवरहेड की बात करें तो ये शॉर्टर लाइफ होती है, अंडरग्राउंड की देखो लॉन्गर लाइफ होती है। ये अंडरग्राउंड और ओवरहेड का एग्जाम्पल है। यहां से भी छोटे मोटे जो सवाल है बेटा वो बनते रहे हैं और बन जाएंगे। आइए साहब जरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। ये मानो कि बेटा यहां से पेपर में आने वाला है। हम ये समझते हैं कि P बराबर में √3 VL/IL cos फाई, हमें ये पता है। तो यहां से IL इज इक्वल टू P/√3 VL और cos फाई। देखो जी, सबसे पहला बच्चों हम कहते हैं कि यदि VL का मान हाई होगा तो IL का मान कम होगा। अच्छा जी, यानी कि मशीन की जो रेटिंग है वो कम हो जाएगी। मशीन रेटिंग बिकम रिड्यूस, मशीन की जो रेटिंग है वो कम हो जाएगी। तो ये हो गया VL और IL, और मशीन की जो रेटिंग है वो हो जाएगी देखो कम। पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखो, अगर हम ये कहने लग जाएं कि वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IL होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VL। अगर आप VL को बढ़ा रहे हो तो सिंपली आप कह रहे हो लेस वोल्टेज ड्रॉप। आप कह रहे हो लेस वोल्टेज ड्रॉप, सिंपली यहीं से रिलेट कर लेते हैं। लेस वोल्टेज रेगुलेशन के, वोल्टेज रेगुलेशन यहां कम हो जाता है, लेस वोल्टेज रेगुलेशन। चलो जी, इसे देखते हैं बेटा कि अगर हम ये लिखें लाइन लॉसेस, तो लाइन लॉसेस W बराबर 3IL² RL। तो हम जब मान रखोगे, जब यहां मान आपने रखा तो ये हो जाएगा VL²। तो VL का मान अगर आप बढ़ा दोगे तो लेस लाइन लॉसेस, यानी तो ये भी कम हो गया, तो लाइन लॉसेस भी यहां कम हो जाता है। प्यारे बच्चों, का लाइन लॉसेस कम हो जाएगा तो इंक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखेंगे कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VL²। तो प्यारे बच्चों, अगर हम VL को बढ़ाते हैं
तो ये हो जाएगा लेस कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, लेस कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये देखो जी, अगर हमने कहा कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर नेक्स्ट देखते हैं लेस वॉल्यूम, लेस कंडक्टर मटेरियल वॉल्यूम। यानी कुल मिलाकर इसी को आप रिलेट कर सकते हो कि सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल। इसी को क्या लिख सकते हो, अगर हायर वोल्टेज को आप ट्रांसमिट करोगे तो सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल में हो जाएगी सेविंग। ये फायदे होते हैं हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के, ये मिलते हैं फायदे ही फायदे। चलो बच्चों, अब देखो यार, हमारे पास में सब वैलिड सप्लाई सिस्टम नहीं है। माना आप सोचने लग जाओ कि हमारे पास में सारे वैलिड सप्लाई सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है यार। हमारे पास में सिर्फ 10 वैलिड सप्लाई सिस्टम है, और जरूरी है इनके नाम। हमारे पास में केवल 10 वैलिड सप्लाई सिस्टम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीसी सप्लाई सिस्टम। यहां से भी एक बार एसएससी में सवाल पूछा जा चुका बेटा कि एक बार एसएससी में सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सा वैलिड सप्लाई सिस्टम है या नहीं है। तो ये एक होता है डीसी टू वायर सप्लाई सिस्टम, एक होता है डीसी टू वायर सप्लाई सिस्टम, एक होता है डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम। एक है जी डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम, एक है डीसी डीसी थ्री वायर सप्लाई, एक होता है डीसी थ्री वायर सप्लाई, चलो देखो नेक्स्ट है हमारे पास में सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम। तो देखो जी, सिंगल फेज एसी के फिर 3 वैलिड है, केवल 3 वैलिड है। सिंगल फेज टू वायर सप्लाई सिस्टम, सिंगल फेज टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम, और सिंगल फेज थ्री वायर
सप्लाई सिस्टम, तो सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट एट सप्लाई सिस्टम, सिंगल फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। फिर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, फिर आ गया जी 2 फेज सप्लाई सिस्टम। क्या आ जाता है? 2 फेज सप्लाई सिस्टम। तो देखो जी 2 फेज सप्लाई सिस्टम में क्या, नंबर 1 2 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम, 2 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। क्या आया? 2 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम, 2 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। फिर आता है 3 फेज सप्लाई सिस्टम। बेटा हमारे पास इनके अलावा कोई वैलिड सप्लाई सिस्टम है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास जो ये वैलिड सप्लाई सिस्टम है, यही वैलिड सप्लाई सिस्टम है 10 जो आपके बोर्ड पर लिखे हैं। एक होता है 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। एक है 3 फेज 4 वायर, एक 2 फेज 4 वायर होता है, 2 फेज 3 वायर होता है। इसी प्रकार 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम। ये आ जाता है निम्न में से कौन सा वैलिड सप्लाई सिस्टम नहीं है, इस प्रकार का सवाल आ जाता है। नहीं है पूछ लेता है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आप लोगों को इसमें जो एक कंपैरिजन देखना है, जो बता रहा हूं सिर्फ वही देखना है। आपको ये नहीं करना इसमें। आपको ये नहीं करना है, सिर्फ ये हिस्सा देखना है। देखो जी करना क्या है, हमारे पास में जो रेफरेंस है दोस्त वो है डी से। हमारे पास पूरे कंपैरिजन में जो रेफरेंस हमने लिया है वो रेफरेंस है हमारे पास में डी सी 2 वायर सप्लाई सिस्टम। हमारे पास देखो जी ये रेफरेंस है डीसी 2 वायर, डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम। हमारे पास में एक रेफरेंस सप्लाई सिस्टम है। डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम हमारे पास एक रेफरेंस सप्लाई सिस्टम होता है। हमने यहां रखा है कि जो के है, के का मतलब यहां पर है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। तो के बराबर में 4 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन डब्लू वी एम स्क्वायर। ये है पी क्या है, पावर है, एल यहां पर लाइन की लंबाई है, डब्लू यहां पर लाइन लॉसेस है,
ये यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज है। चलो जी नेक्स्ट। तो देखो बच्चों ये क्या है, टू वायर के लिए वन समझ लीजिए या फिर आप के समझ लीजिए। अब टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, ये के बाई फोर है, ये कंपैरिजन है। थ्री वायर में ये 2.5/8 के हो जाएगा। यहां पर देखो जैसे ये है, तो इसे आप 2k/cos² रख सकते हो। ये k/2 cos² है। ये 7 बटे, ये होता है हमारा 5/8, 5/8 के cos²। ये यहां पर k/cos² हो गया जी। ये 1.457 k/cos² हो गया दोस्त। ये k/2 cos² हो गया। ये 7/12 के cos² हो गया। तो ये इनका एक दूसरे से कंपैरिजन होता है। अब इनकी ना डेरिवेशन नहीं करना, एक बार इसको लिखकर अपना याद जरूर कर लेना। चलो यहाँ से आगे अपना नेक्स्ट वाले सेशन में शुरू करेंगे। बेटा मशीन को जितना हुआ है मेजरमेंट, इस पूरे को रिवाइज कर लो। कल हम लोगों ने देखो यहाँ तक पढ़ा था जी, ये यहाँ से करते हैं आगे शुरुआत। नहीं, अगर सेकेंड एडिशन है तो ये बाइलिंगुअल है, बस बेटा बाइलिंगुअल किया है, सॉल्यूशन पीछे भेजा है, कुछ सवाल ऐड ऑन किए हैं, बाकी पूरा सॉल्व कर दो इसे 2-3 बार 55 सेट को। आइए जी, इकोनॉमिक ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। देखो बच्चों हमें पता है कि भाई हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस थे। ये पढ़ाया था देखो कल, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने के एडवांटेजेस थे। लेकिन हाई वोल्टेज को, अब एडवांटेजेस है बढ़िया, लेकिन हाई वोल्टेज करने में कॉस्ट रहने वाला है जी। भाई कॉस्ट, खर्चा तो होगा। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि हाई वोल्टेज मतलब बढ़ाते चले जाओ बढ़ाते चले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो अब हमने क्या करना चाहिए, देखिए जी, हमने कहा भाई इकोनॉमिक्स ट्रांसमिशन वोल्टेज लिखते हैं।
इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज, इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज में देखो आपको क्या, यानी कि भाई बेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज या बेस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज हम क्या रखें जिसमें पैसे की बचत सबसे अधिक हो जाए। तो V बराबर में 5.52 0.62L प्लस KVA बाई 150, ये आंसर आएगा किलो वोल्ट में, ये आंसर आएगा किलो वोल्ट में। L यहां पर है लेंथ किलोमीटर में, ये दिमाग में रखो। 5.52 अंडर रूट 0.62L प्लस KVL अपॉन 150। देखो बच्चों, अब इसमें याद रखना कि ये ट्रांसमिशन वोल्टेज है दूरी के हिसाब से जो सुटेबल है। तो एक बार पेपर में ये आ चुका है कि 66 केवी की लाइन के लिए, 66 केवी की लाइन कितनी दूरी के लिए बढ़िया है। तो देखो इसमें मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही चीज है। 66 के लिए रेफरेंस 66 रख लो। इसे मैं बच्चों को कैसे समझाता हूं कि देखो बच्चों, इसमें दिमाग में एक चीज रखो, मैं हमेशा समझाता हूं, इसकी एक ट्रिक बना रखी है। ट्रिक क्या है कि जो जैसे ये 66 है तो टेंशन मत लो, 1/1 ट्रिक है इसे याद रखने का, क्योंकि यार भाई डाटा बहुत सारा है, क्या क्या याद रखोगे पेपर में, तो भूल भाल जाओगे। बेटा क्लास का शेड्यूल रहता है सुबह 6 बजे से, अभी से 1-2 दिन से सुबह 6 बजे से ही ले रहा हूं मैं क्लास, क्योंकि बीच में ऐसे ऑफलाइन की छुट्टी थी तो बीच में मैं 10:30 बजे आराम से ले लेता था क्लास, लेकिन अब क्लासेस चल गई तो बेटा 10 बजे नहीं है, 6:30, सॉरी 6 बजे है। कल तो मैंने इसलिए ले ली थी, संडे थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने 5:30 बजे ले ली थी क्लास। और मैं ये कहूँगा बेटा कि सबसे पहले ना बेसिक से शुरू करिए प्लीज़, बेसिक मशीन मेजरमेंट इनको ख़त्म कर लो, उसके बाद लाइव देखना क्लास ना। तो देखो 1/1 याद रखो, फ्री में नंबर मिल जाएगा। 66 है तो इसे 66 याद रख लो, फ्री का नंबर भाई। 1/1 132 है तो 132 इसे भी याद रख लो। हाँ गुरुजी भाई, हाँ देखते बता दोगे। 220 है तो 220 इसको याद रख लो, 400 है तो 400 इसको याद रख लो। यानी कि नियर बाय ही आपको टिक करना है और कुछ नहीं। ये किलोमीटर में है, ये केवी में है, फ्री का नंबर है। 33 है तो 33 याद रख लो, 11 है तो 11 याद रख लो, कोई कष्ट नहीं करना आपको, ठीक है क्या। तो बेटा ये पर्सन आ चुका है कि 66 केवी की लाइन के लिए कितनी दूरी, तो देखो जी कितनी, 60 65 जी, 66 के आसपास ऑप्शन ढूंढना था, वही टिक लगाना था। अब बताओ सवाल कर लोगे क्या बिना किसी प्रयास के। इसका जुगाड़ क्या कर लगाना है, 1:1, बस यहां से देखना है। ये हमारे लिए बेस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है, बोलो फटाफट से कर लोगे। नहीं तो यार डाटा बहुत सारा है, तुम पगला जाओगे इतने डाटा को याद रखते रखते। पावर स्टब में भी काफी डाटा है। तो जैसे ऑप्शन देगा ये 66 है तो इधर बस 66 के आसपास का ऑप्शन देखना है, 400 है तो इधर 400 के आसपास का ऑप्शन देख लेना, 220 है तो 220 के आसपास का ऑप्शन देखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं, नंबर मिल जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर। अच्छा जी, तो बच्चों इसके लिए हम लोग अपनाते हैं केल्विन्स लॉ को। इसके लिए हम अपनाते हैं केल्विन के नियम को। तो केल्विन साहब ने देखो ये 2 हिस्सों में तोड़ के हमें समझाया।
नंबर वन कहा कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो भाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अच्छा जी, ये बच्चों हमें दिया गया C1 इजिकल टू, एक आपको दे दिया जी फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा, और एक दे दिया आपने, ये दे दिया आपने फिक्स्ड, ये कांस्टेंट है साहब, और एक दे दिया आपने P2A प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर डायमीटर। देखो आपने ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, तो एक तो ऐसा पैसा है जो आपको फिक्स्ड कंडक्टर के साइज से स्वतंत्र होकर खर्च करना पड़ेगा, और एक ऐसा पैसा है कि कंडक्टर मटेरियल ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपने कर लिया कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन C1 इजिकल टू P1 प्लस P2A। दूसरा कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन कंडक्टर। देखो बच्चों, ये इसलिए कॉस्ट का काम कर रहा है कि अगर ये एनर्जी यानी कि लॉस नहीं होता तो ये सेल होती, पैसा कमाते। तो C2 इजकल टू यहां लिखते हैं P3/A। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों लिखा आपने क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ। देखो क्या लिखते, पावर लॉस I²R, I² रो L/A। तो पावर लॉस क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कैसा रिश्ता रखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो P1 P2 P3 ये क्या है, P1 P2 P3 ये होते हैं जी कांस्टेंट। P1 P2 P3 ये होता है कांस्टेंट जी। P1 P2 P3 बच्चों यहां पर है कांस्टेंट। तुमने कहा भाई टोटल कॉस्ट C इजिकल टू P1 प्लस P2A प्लस में P3/A। अच्छा जी, देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये क्या है, कांस्टेंट है। हमने ये यहां से शुरू किया तो ये हो गया P1, ये जो कांस्टेंट दिखाया है ये है P1, ये लाइन होगी P2A, तो P1 प्लस P2A, P1 प्लस P2A। अब यहां पर ध्यान दें P3A यानी ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, देखो ये। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है ये हो गया, देखो P1 प्लस P2 प्लस P3/A एड ऑन कर दिया। तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑपरेटिंग कंडक्टर साइज है, देखो सबसे न्यूनतम कॉस्ट किस पे आया है, इस पॉइंट पर आया है। तो यही आपको, यही पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए सबसे बढ़िया कंडक्टर का साइज देगा। तो देखो हमने क्या कहा कि टोटल जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। हमने कहा फॉर मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए TC/TA इजिकल टू 0। क्या होनी चाहिए, देखिए मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए TC/T, ये कर दिया हमने डिफरेंशिएट। अच्छा, अब देखो बच्चों जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और इक्वल टू 0 तो P1 का 0, P2 जब यहां से करोगे ये आ जाएगा P3/A² इजिकल टू 0। तो P2A इजिकल टू P3/A, ये आ गई कंडीशन। फॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ
कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम कंडक्टर डायामीटर। बेटा ये सबसे बेस्ट, यानी कि आप इतने डायमीटर के लिए कंडक्टर को डिजाइन करो, सबसे बेहतरीन परिणाम यही देगा। तो चाहे तो आप निकाल सकते हो ए स्क्वायर बराबर में P3/P2, ए बराबर अंडर रूट P3/P2, ए बराबर अंडर रूट P3/P2। चलिए ये हो जाएगा। आइए साहब चलते हैं स्किन इफेक्ट पर। अब मूव करते हैं स्किन इफेक्ट पर। देखो बच्चों, ये रखा जी हमारे पास में कोई कंडक्टर, जब इस कंडक्टर पर हम डीसी देते हैं तो डीसी में एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया, डीसी में एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया यूज होता है। और जब हम एसी देते हैं तो एसी में जो करंट होता है ये सरफेस से जाता है, यही कहलाता है स्किन इफेक्ट। करंट इन, हम लोग क्या कहते हैं कि चलो नीचे लिख देते हैं कि व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो नियर टू द surface only, then this phenomena is called स्किन इफेक्ट। इसे क्या कहते हो? स्किन इफेक्ट कहते हो। अब डीसी में तो होता नहीं है। अब देखो होता क्या है कि ड्यू टू स्किन इफेक्ट, देखो जी होता क्या क्या है। नंबर वन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिड्यूस्ड। दूसरा, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिड्यूस्ड। आप ये भी लिख सकते हो इफेक्टिव डायामीटर इज रिड्यूस्ड। मतलब जो डायामीटर होता है वो इफेक्टिव डायामीटर, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंडक्टर डायामीटर, ज्यादा डायामीटर के लिए ज्यादा स्किन इफेक्ट होता है, मैं कह रहा हूं प्रभावी डायामीटर। इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। देखो कारण क्या है, कुल मिलाकर कारण है मैग्नेटिक फील्ड। स्किन इफेक्ट डिपेंड्स
अपॉन स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है बच्चों, नंबर वन, हम क्या लिखते हैं, स्किन इफेक्ट, हम क्या लिखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेटा एक एक लाइन वही लिख रहा हूं देखो जो पेपर में फंसती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पहला पॉइंट। फिर बेटा ये ना इफेक्टिव डायमीटर लिखा है, ये इफेक्टिव डायमीटर लिखा है, ये लिख रहे हो हम कंडक्टर का डायमीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। अच्छा जी, लेस इन स्ट्रैंडेड कंडक्टर एज कंपेयर टू, यानी कि जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर है ना इसमें कम है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो क्या है कि पावर ग्रिड जैसे एग्जाम के डिफरेंट डिमांड होती है, रेलवे जैसे एग्जाम के बच्चों थोड़ा डिफरेंट डिमांड है। आपको क्या याद रखना है, याद रखना है कि जो स्किन डेप्थ होती है, स्किन डेप्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्किन, ऐसे लिख देता हूं, स्किन डेप्थ डेप्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन इफेक्ट। सिर्फ आप ये कर लेंगे, पूरे सवाल लगा सकते हो। बताओ भाई बच्चों, पढ़ लिया आपने इतने ये? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जैसे हमारे पास में जो बीच की दूरी है कंडक्टर के, दो कंडक्टर है, बीच की दूरी डी दे दिया और जो इनकी रेडियस है वो आर दे दिया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो जी, सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए ही देख रहे हो जी, सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए ही देखना है। अच्छा जी, तो बच्चों देखो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टर भी होता है, ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास में रजिस्टर भी है। रजिस्टर इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, आर बराबर रो एल अपॉन ए ही होना होता है। और हमारे पास में बच्चों यहाँ पर कैपेसिटेंस भी होता है। तो देखो जब हम इंडक्टेंस लिखते हैं कि भाई अब सिंगल फेज टू वायर ट्रांसमिशन लाइन के लिए इंडक्टेंस कैसे लिखेंगे, तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है L इजिकल टू 2 × 10⁻⁷ 1/4 प्लस log E d/r हेनरी पर यूनिट लेंथ। L बराबर में
एल बराबर 2 × 10⁻⁷ 1/4 प्लस log e d/r हेनरी पर यूनिट लेंथ जी। बच्चों ये जो लिखा है ना हमने, ये एक कंडक्टर के लिए लिखा है, ये हमने एक कंडक्टर के लिए लिखा है। अगर आप कहने लग जाओ ना जी हमें तो दोनों कंडक्टर के लिए लिखना है, तो देखो इसे कहते हैं लूप इंडक्टेंस। लूप इंडक्टेंस का मतलब होता है बोथ कंडक्टर, बोथ कंडक्टर क्या 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा देखो यहां 4 × 10⁻⁷ 1/4 प्लस log e d/r हेनरी पर मीटर लेंथ जी। बच्चों ये होता है इंडक्टर। डी क्या है? कंडक्टर के बीच की दूरी। आर क्या है? रेडियस। देखो ये लिख भी देता हूं मैं, आर क्या है यहां? रेडियस। लेकिन सिर्फ इतने से काम तो चलता नहीं है, हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में हमने इसे ये देखना शुरू कर दिया कि देखो 1/4 जो है इसमें, ये 1/4 ये आया है ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। ये आया है ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। कई बार ये इसका रूप देखो बेटा, अगर ये अभी किसके लिए लिख रहा हूं, ये मैं पूरी कहानी बता रहा हूं आपको सॉलिड कंडक्टर के लिए। सॉलिड कंडक्टर के लिए जी। अभी आपने लिखा कि सर L इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, तो 1/2, 2 से काटूंगा तो 10⁻⁷ प्लस 2 × 10⁻⁷ log e d/r, ये लिखते। तो याद रखना बेटा, ये आया है ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। ये जो पहला टर्म है ये है ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, और ये जो सेकेंड टर्म है ये है ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज और ड्यू टू म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज। ये आया है इसके कारण। अच्छा जी, यानी कि अगर ये एग्जामिनर तोड़ के भी पूछेगा तो तब भी हम तैयार है कि देखो भाई ये जो टर्म है ये इंटरनल के कारण है और ये टर्म क्लियरली एक्सटर्नल और म्यूचुअल के लिए है। अगर दोस्त हम लोग इसमें होलो कंडक्टर की बात करें कि भाई होलो कंडक्टर के लिए अगर कोई जबरदस्ती करे ना जी होलो कंडक्टर के लिए बताओ, तो बच्चों होलो कंडक्टर के लिए बढ़िया चीज यही है कि होलो कंडक्टर के लिए आपको भी पता है कि इंटरनल फ्लक्स लिंकेज कुछ होने वाला तो है नहीं, तो हम छोड़ देते हैं। तो L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ log e d/r हेनरी पर यूनिट लेंथ। हेनरी पर यूनिट लेंथ जी। चलिए देखो, बच्चों यही ध्यान देना है। अगर अब हम इसको ये लिखें
L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ 1/4 प्लस D/R। तो क्या हम इसे ये रूप दे सकते हैं, 2 × 10⁻⁷ सॉल्व करके आता है भैया log E D/R डैश, और R डैश कुछ और बीमारी नहीं है, 0.7788 R है। R डैश जो होती है ये होता है, R डैश जो आता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चों ये आता है, तो L का मान हमें ये मिला। तो आगे जब हम चलते हैं इसी को हम लिखने लगे, देखो जी 10⁻⁷ log E dm/ds। अच्छा, तो देखो R जब रेडियस की बात है तो मतलब सेल्फ है, खुद की रेडियस है ना, और म्यूचुअल यानी किसी अन्य से है। तो हमने लिखना शुरू कर दिया कि देखो बच्चों ये dm का मान है म्यूचुअल जीएमडी, दूरी है ये, और ds का मान हो जाता है सेल्फ जीएमआर। तो L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ log A dm/ds। हमें नॉर्मली ये फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। बस याद ये रखें ये सॉलिड के लिए ही लिख रहे हैं भाई। कोई बच्चा कहे गुरुजी होलो कंडक्टर था, तो होलो के लिए R डैश इज इक्वल टू, यानी कि जो ds है सीधे सीधे वो R आता है, ना कि 0.7788 R आता है। ये हमारे पास इंडक्टर की कहानी आ गई। देखो बच्चों, आपको पढ़ना केवल सिंगल फेज के लिए ही होता है। बस याद रखें कि जब आप 3 फेज देखते हो, क्योंकि रेलवे में सिर्फ सिंगल फेज ही देखकर जाएंगे और कुछ नहीं। देखो जब कंडक्टर बराबर दूरी पर होंगे, जी जी, जब ये कंडक्टर है बच्चों ए बी सी, ये भी डी है, ये भी डी है, तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल स्पेसिंग। इसे क्या कहते हो बच्चों, इसे कहते हो सिमेट्रिकल स्पेसिंग। इसे कह रहे हो आप सिमेट्रिकल स्पेसिंग। और भाई ये जब कुछ ऐसा हो जाए कि कंडक्टर अलग अलग दूरी पर है, तो सिमेट्रिकल स्पेसिंग में हर एक फेज के लिए बराबर इंडक्टेंस आना होता है। इक्वल इंडक्टेंस फॉर ईच क्या कहेंगे कि इक्वल इंडक्टेंस फॉर ईच कंडक्टर। कभी ऐसा हो जाए कि कोई भुजा ज्यादा है, जैसे D1 ये अलग है, ये अलग है, D1 D2 D3 ये अलग अलग है। तो D1 अलग है, D2 अलग है, D3 अलग है।
D1 D2 D3 ये अलग अलग है। तो भैया इसे हम नाम दे देते हैं अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग में क्या होना है सर? अनसिमेट्रिकल में बेटा ये होना होता है कि एक कंडक्टर, सॉरी, एक फेज के लिए कुछ अलग, दूसरे के लिए कुछ अलग, तीसरे के लिए कुछ अलग, तो डिफरेंट। यहां पर सबके लिए बराबर है। हम लोग कहते हैं यहां कि डिफरेंट फेज हैविंग different value of inductance, different phase having different value of inductance है। चलो बच्चों नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटेंस कैलकुलेशन पर। फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत खास चीज है, इसमें कुछ जुगाड़बाजी मत लगा देना। और बहुत सीधे सीधे सवाल आएंगे आपके पास में, बस स्किप करके नहीं जाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि 100 मार्क्स का टेक्निकल है, हम मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर स्कोर करेंगे जी। हम तो 100 में से ये मानकर चलो कि मुझे 100 में से 100 करने हैं, 2-4 नंबर इधर उधर कर दो, लेकिन मुझे तो पूरे स्कोर करना है। और पूरा स्कोर तभी होगा, रियली बताओ, जब आप बेसिक में बढ़िया है, जब मशीन में बढ़िया है, जब पावर में बढ़िया है, मेजरमेंट में बढ़िया है, एस्टिमेट की जितनी चीजें दी है वो तुमने रट्टा मारनी है तो रट रखी बढ़िया से। मतलब 100 मार्क्स के बारे में तभी विचार करोगे जब आपने सारे सब्जेक्ट को, जितनी चीजें मैं दे रहा हूं वो पढ़ के गए और कई कई बार रिवाइज करके ऑब्जेक्टिव लगाए हैं। देखो जी, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बच्चों यहां पर ये दो कंडक्टर हमने ले लिए, ये है ए, ये है बी। चलो रेडियस, पुराना काम वही है, आर। बीच की दूरी क्या है जी? डी। तो सबसे पहले हमें लिखना है सिंगल फेज टू वायर के लिए, सिंगल फेज टू वायर के लिए। ये इधर ए है और इधर ये बी है। तो हम जो मेंशन कर रहे हैं या लिख रहे हैं, जो ये लिख रहे हैं बच्चों हम यहां बीच में जी, ये कैपेसिटेंस लिखते हैं। ये कैपेसिटेंस लिखते हैं सी ए डी। तो सी ए बी बराबर में पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई डी बाई आर। ये आता है फैराड पर यूनिट लेंथ। देखो बेटा, ट्रांसमिशन लाइन में 3 कांस्टेंट है, याद रखो। कौन कौन से सर? आर, एल और सी, तीनों के तीनों ही। आर, एल और सी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए लाइन ही होते हैं। अभी मैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। एल क्या है यहाँ?
लेंथ। तो इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं बार बार, देखिए जी, फैराड पर यूनिट लेंथ, हेनरी पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मामला। तो हमारे पास में ये दो कंडक्टर के बीच की कहानी ये आ गई। अच्छा जी, बच्चों अगर हम ये देखने लग जाए कि ये आर है और अब हम ये तो दो कंडक्टर के बीच में है, हमने यहां न्यूट्रल प्लेस कर दिया। CAN, तो देखो भाई CAN अगर हम लिखेंगे यानी एकल फेज, ये दो तारों के बीच था। CAN 2 पाई, क्या कर दो डबल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log E D/R फैराड पर मीटर। क्या कर दो देखो, फैराड पर मीटर। बच्चों ये भी याद रखो कि जो D/R है, अब तुम्हें यही ना जी मुझे तो यही लिखना है, तो देखो बच्चों क्या लिखते हो, CAB बराबर में पाई एप्सिलॉन नॉट log E DM/DS। DM/DS कुछ अलग बीमारी नहीं था, वो पुराने वाली ही कहानी है, पर यूनिट लेंथ। इसमें भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग वही पुराना खेल है। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, बात समझते हैं ट्रांसपोजिशन की। अब ट्रांसपोजिशन देखो हो ये रहा है कि बैलेंस सप्लाई देने के बावजूद, चलो आपको ना पहले एक चीज समझाता हूं मैं, शायद ऐसे रिलेट नहीं कर पाओगे। बेटा हुआ ये कि जब अनबैलेंस, या ये कहें कि जब अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग था, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए ऐसा समझते हैं जैसे एक फेज, दो, तीन। अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए अलग अलग फेज में अलग अलग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आते हैं, बिल्कुल आते सर। तो क्या हम ये लिख लें भाई कि इसमें XL1 ये होता, XC1 ये होता, XL2 कुछ अलग होता, XC2 कुछ अलग होता, XL3 अलग होता, XC3 अलग होता। अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए XL1 इज नॉट इक्वल टू XL2 इज नॉट इक्वल टू XL3, थे आर डिफरेंट भाई ये, XC1 XC2 XC3 डिफरेंट है। अच्छा क्या करें फिर बताओ, तो भाई एक काम कर लिया हमने छोटा सा यहां से, कि हमने यहां से सेंडिंग एंड से, ये कौन सा एंड है दोस्त, ये सेंडिंग है और ये रिसीविंग है, ये यहां पर सेंडिंग एंड है और ये यहां पर रिसीविंग एंड, एक सेंडिंग एंड है और एक रिसीविंग एंड है। अच्छा, तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड से मैंने बैलेंस वोल्टेज भेजी,
और यहां पर अब मुझे डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप दिखेंगे। यहां से मैंने बैलेंस वोल्टेज भेजा, तो बैलेंस वोल्टेज का एक मतलब ये था कि यहां से सेंडिंग एंड से वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर ही था। अच्छा, लेकिन यहां पर डिफरेंट रिएक्टेंस देखने को मिले। तो भाइयों और बहनों, इनके कारण, इनके डिफरेंट वैल्यू के कारण हो गया अनबैलेंस्ड वोल्टेज ड्रॉप। अनबैलेंस वोल्टेज ड्रॉप, अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप। तो मुझे बैलेंस वोल्टेज भेजने पर भी क्या दिख रहा है इधर, अनबैलेंस वोल्टेज प्राप्त हुई है रिसीविंग एंड पे। क्यों, यहां वोल्टेज ड्रॉप अलग हो गया, माइनस यहां अलग है, यहां अलग है। तो भैया जब हम अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, तो अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग में बराबर वोल्टेज भेजने के बावजूद भी हम लोगों को, या बैलेंस वोल्टेज सेंडिंग एंड से भेजने के बावजूद भी हम लोगों को अनबैलेंस वोल्टेज प्राप्त होती है। अब इस समस्या को कैसे दूर करें, उसी के लिए हम लोग करते हैं ट्रांसपोजिशन। उसी के लिए हम लोग करते हैं, देखो, ट्रांसपोजिशन। तो भाई ये रहा ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करने का मुख्य उद्देश्य लाइन के हर फेज पर एक समान इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस प्रदान करना है, ताकि अनबैलेंस वोल्टेज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके। अब देखो, इंडक्टिव और कैपेसिटिव इम्बैलेंस, जो आपको समझाया ना, यही लाइन लिखी है। जब एक ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज एबीसी में समांतर चलती है तो हर फेज का फिजिकल पोजीशन अलग अलग हो सकता है। इस कारण हर फेज के आसपास की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग होती है, जिससे हर फेज का सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल सेल्फ समान नहीं रह पाता। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इंबैलेंस होने से वोल्टेज करंट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मैं यही चीज आपको यहां डिटेल में प्रॉपर समझा के आया हूं। अब देखो जी, अनबैलेंस वोल्टेज और करंट जी, अगर हर फेज का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस अलग होंगे तो ट्रांसमिशन लाइन के अंत पर हर फेज में वोल्टेज या करंट अलग अलग होंगे। यह अनबैलेंस सिस्टम क्रिएट करता है, जो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को कम कर देगा। नॉइज और इंटरफेरेंस, ये नियर बाई कम्युनिकेशन लाइन के साथ में इंटरफेरेंस भी करता है। क्या जी, ये जो अनबैलेंस हो रही है मामला। दूसरा बेटा, ट्रांसपोज करने का उद्देश्य क्या है। अब देखो उद्देश्य क्या है। एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर दूरी के बाद में इनकी पोजीशन बदलना शुरू करते हैं, ताकि शुरू से लास्ट तक इनके बीच की दूरी का औसत ले तो लगभग बराबर हो जाए। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये यहां पर बी है, ये यहां पर ए है, ये यहां पर देखो सी है। अच्छा जी, तो बस यही काम करना शुरू करते हैं इनमें। ये बदलते रहो, तो फिर अपना चालू करो मामला। तो यही करना है, देखो आपको ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज करने का उद्देश्य है ट्रांसमिशन लाइन के तीनों फेज एबीसी की पोजीशन को कुछ दूरी के बाद बदल दें, ताकि तीनों फेज को का जो समान औसत इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मिले। एग्जाम्पल, एक टिपिकल ट्रांसपोज लाइन में हर फेज को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर अलग अलग यानी रोटेट करते हैं, जैसे कि फेज ए बी सी के स्थान आपस में स्विच कर दिए जाते हैं। इससे लाइन के हर हिस्से में एवरेज इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस समान हो जाएगा। अब समझते हैं ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। अब यार देखो भाइयों,
होना क्या है, ये जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है ये कुछ अलग तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? ये स्किन इफेक्ट के जैसा ही है। ये ध्यान दें कि जैसे मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, मेरे पास ये कंडक्टर है, स्किन इफेक्ट में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा था। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में भी अलग अलग हिस्से में अलग अलग करंट फ्लो करता है। जैसे ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, जड़ क्या है? जड़ है मैग्नेटिक फील्ड। जड़ क्या है भैया? मैग्नेटिक फील्ड जड़ है। क्या? देखो साहब, जैसे तुम कहने लग जाओ कि यार इस हिस्से में अलग करंट फ्लो कर रहा है जो मैंने डार्क किया है, और जो डार्क नहीं है उस हिस्से में अलग से करंट फ्लो किया है। तो यही कहलाता है, देखो जी, प्रॉक्सिमिटी, यही कहलाएगा जी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। यही बीमारी है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, वो भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ये भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये भी सेम एज ऐसे ही है जैसे स्किन इफेक्ट, सेम एज स्किन इफेक्ट, ये ऐसा ही है जैसे स्किन इफेक्ट है। इसमें भी कंडक्टर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग करंट फ्लो होता है। सिंपल लिख दूं क्या? इसमें ये लो भी कंडक्टर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग धारा बहती है। चलिए अब आ जाइए साहब बंडल कंडक्टर। जब आप बंडल कंडक्टर की बात करते हो तो एक ही फेज में एक से ज्यादा कंडक्टर का यूज करते हैं। यूज मोर देन वन कंडक्टर इन ए सिंगल फेज। एक ही फेज में एक से ज्यादा कंडक्टर का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, कुल मिलाकर सेल्फ जीएमआर इंक्रीज हो जाता है, या ये कहें कि जो इफेक्टिव रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है। कुल मिलाकर जो डीएस है वो बढ़ जाता है। तो जो इंडक्टर है बंडल कंडक्टर यूज करने से वो कम हो जाता है, और जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है। बंडल कंडक्टर यूज करने से इंडक्टेंस कम हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। फिर देखिए जी, P इज इक्वल टू वी ई एफ बाई एक्स एक्स या एक्स एल
साइन डेल, तो अब इंडक्टेंस कम हो गया दोस्त, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर देखते हैं बच्चों सर्ज इम्पीडेंस। सर्ज इम्पीडेंस जेड बराबर में अंडर रूट एल बाई सी है। ओहो हो, ये बात है। तो देखो एल को कम कर दो, सी को बढ़ा दो। देखो एल को कम करता हूं, सी को बढ़ा देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, सर्ज एम्पीडेंस बिकम लेस। ये होता है दोस्त बंडल कंडक्टर। जीएमआर क्या, सेल्फ जीएमआर, ये लो ज्योमेट्रिक मीन रेशियो। अबे तुम लोग यहाँ क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हो तो नालायक हो, इससे पहले इसका मतलब आपने चीजें डिटेल में पढ़ी होंगी रे। जीएमडी, या डायरेक्ट शुरुआत गलत तरीके से ही कर रहे हो, ज्योमेट्री का मीन डिस्टेंस लिख लो। तो बेटा ये सप्लाई सिस्टम और हमारा ये इलेक्ट्रिकल डिजाइन जो पैरामीटर वाला ना, ये हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है जी, नेक्स्ट सेशन का अपडेट किया जाएगा आपको। बस मैं आज फाइल अपलोड बाकी पावर बैच में मैंने करवा दी थी, और बाकी में मैं अनाउंसमेंट में, क्योंकि बड़ी फाइल है वो ऐसे जा नहीं रही भाई, अनाउंसमेंट में जो ये 1800 पेज की फाइल की मैं बात कर रहा हूँ वो अपडेट करवा रहा हूँ। कम से कम 3 या 4 हमारा पर्पज है, 3-4 बार पेपर से पहले इसको पढ़ना अच्छे से। क्लास 2 to 3 डेज के लिए बंद रहेगी, मैंने बच्चों को बताया भी है, और तब तक उस फाइल को आप पढ़ेंगे। कोई भी एकेडमी को लेकर या मुझे लेकर नेगेटिव नहीं सोचेगा कि सर पता नहीं कहाँ चले गए, क्लास लेंगे नहीं ले लेंगे, हमारी पैसा लूट लिया, है ना। ये इस तरह के नेगेटिव कुछ नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। थोड़ा सा मैंने बच्चों को शुरुआत में बताया था, मेरी एक छोटी सी सर्जरी है, तो 1-2 दिन अपना थोड़ा सा रेस्ट करूँगा मैं, और उसके बाद में मैं आपको नहीं भी खड़े होके पढ़ाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा 2-4 दिन बैठ के भी आप लोगों को टैब से भी अपना पढ़ा सकता हूँ, ऑब्जेक्टिव तो प्रैक्टिस करवा ही सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का कीड़ा मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही है भाई, तो पढ़ाऊँगा तो ज़रूर। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, ना मुझे ना आपको, और ना ही नेगेटिव होने की ज़रूरत है। आई एम ऑलवेज विद यू। और अपने दोस्तों को भी पावर बैच के बारे में बताओ, अभी तो टाइम है आरआरबी को लेकर। और जिन विद्यार्थियों ने, देखो प्रैक्टिस के लिए आप बोलते हो, पहले तो ये था कि टाइम नहीं है सर, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपकी जो 55 सेट वाली किताब है वो रियली में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसके सॉल्यूशन को भी बाद में देखो ना, पहले इसको अपने आप से खुद से पूरे कंटेंट को रिवाइज करके प्रैक्टिस सेट लगाओ, और बाद में देखो कि कहाँ का क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ की हमेशा स्वागत है, देखो सॉल्यूशन मैंने इसका पूरा प्रॉपर चेक किया है, सॉल्यूशन में आपको कोई त्रुटि मिलने वाली नहीं है। अगर कहीं बेटा किसी ऑप्शन में ए बी सी ये कुछ चीज़ गलत लगे तो प्लीज़ काइंडली इन्फॉर्म कर देंगे अकेडमी में कि सर ये करेक्ट कर दो, तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।